नमस्कार दोस्तों, सिमरन केसरी स्वागत करती है आपका कहानी दिल से दिल तक में। एक आम आदमी की कहानी है जिसका नाम है संक्रमण और जिसके लेखक हैं कामतानाथ। ये कहानी दो पीढ़ियों की सोच को दर्शाती है। एक पिता अपने पुत्र के बारे में क्या नजरिया रखता है, पुत्र अपने पिता के बारे में क्या सोचता है, माँ अपने पति और पुत्र दोनों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रखती है, ये बताया है। चलिए आइए सुनते हैं कहानी संक्रमण। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर कुड़ता रहता हूं। इससे अच्छा था तो मर जाता, या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते, वही ठीक रहता ना। ना अपनी आंख से देखता ना अफसोस होता। मुझको क्या है, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप मरे थे तो पूरा 1,500 का कर्ज छोड़कर मरे थे, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने का 1,500 आज का 1.5 लाख, समझो 1.5 लाख। लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने। मां के जेवर जब महाजन के यहां गिरवी थे उन्हें छुड़वाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की। मानता हूं लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था। लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फूल कर कुप्पा हो रही हैं, पूरी सेठानी लगती है। मकान तो अपना है ही, बिजली फ्री से सो अलग, जितनी चाहे जलाओ। 3-3 कूलर चलते हैं गर्मियों में, जाड़ों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है। 2-2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। बाबू के मरने के बाद मां 10 साल तक और जी। कभी साल 2 साल में 10-5 दिनों के लिए बड़े भाई के यहां गई तो गई हो, प्राय मेरे पास ही रही। क्या मजाल कि कभी खाने पहनने की कोई तकलीफ हुई हो। जब तक जी साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा 1 पाव दूध ऊपर से बंधा था। जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि 4 आने की होम्योपैथिक या वैद्य की पुड़िया मंगाकर खिला दी हो। मरने से पहले तो पूरे 1 महीने अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए थे। 1,500 लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की, बोतलों खून, ग्लूकोज चढ़ा सो अलग। मगर कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। उस जमाने में भला क्या होता। चाहता तो यही रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं, कानपुर ले गए गंगा जी। पूरी मोटर गाड़ी किराए पर की। 50 की 55 आदमी साथ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबको चाय पानी करवाया। लौटकर 10वीं 13वीं की, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी। 1 साल बाद बरसी की, जिसमें 100 आदमियों से कम ने क्या खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल कि एक धेला खर्च किया हो, जबकि तनख्वाह मुझसे दूनी नहीं, ड्यूटी तो होगी ही। घर का ख्याल उन्होंने बाबूजी के जिंदा रहते नहीं किया, तो मां के मरने के बाद क्या करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए। बाबू जब तक रिटायर हो चुके थे। कुंवारी बहन थी, जवान, लेकिन बाबू की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक जुबान नहीं कहा कि घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, जेवर, गहना, कपड़ा लत्ता, बर्तन भांडा, एक एक चीज गिनवा कर सहेजवा दी। मां जरूर कुछ रोई धोई, लेकिन बाबू ने उन्हें डपट दिया। जिस आदमी को अपनी तरफ से माँ बाप का ख्याल नहीं है, उस पर किसी के रोने धोने का क्या असर पड़ेगा। मैं भी जिंदा हूं, एक लड़का भी और है। सो तुम ना रांड हुई हो ना निपूती, काहे की चिंता है तुमको। मां चुप हो गई। बड़े भाई ने झुककर मां और बाबू के पैर छुए, आसमान से लदे ट्रक पर बैठकर चले गए। क्या मजाल कि बाबू ने कभी उनका नाम भी लिया हो पलटकर। मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था। बाबू की पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत आने लगी
तो एक दुकान पर मुनीमगिरी करने लगा। मैंने भी ट्यूशनी शुरू कर दी। तब कहीं घर का खर्च चल पाया। मैं एमए में था कि बाबूजी अचानक चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा, रात होते होते प्राण त्याग दिए। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्यूशनी करने लगा। सुबह निकलता तो 10 बजे लौटता। 6-6, 7-7 ट्यूशनी एक वक्त में पढ़ाता था। जवानी इसी तरह कट गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि अलल्ले तलल्ले होता। स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी जाना ही नहीं। बस कभी चौथे छठे पैसा कि अधन्ना मिल जाता, उसी की गनीमत समझा। नहीं तो वही खाली हाथ हिलाते, कंधे पर बस्ता लादे चले जा रहे थे। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदक्का। उसके बाद स्कूल जाने लगा। 2 मील से क्या कम रहा होगा, मगर किसी सवारी की बात मन में नहीं आई। हाँ, इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते मां से कहा कि पिता से कहें कि साइकिल दिला दे। कॉलेज जाने में थक जाता था। कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में पिता ने टाल दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, तो मां के बार बार टोकने पर साइकिल खरीद कर दी, वो भी सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तभी से इकन्नी कहीं दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल का पंचर ना हो जाए। अब क्या क्या बताऊं। कपड़ों का यह हाल था कि हाई स्कूल तक घर के धुले बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर जाता था। ऊनी पेंट पहली बार बीए में पहुंचने पर पहनी। कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब एमए में था और कन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने जाना था। तभी 1.5 रुपए की 20 आने की एक सड़ियल सी टाई खरीदी। पहली बार, बांधना फिर भी ना आता। एक लड़के से बंधवाकर गले में अटका ली। सो इस तरह जवानी कटी, लेकिन बच्चों का शुरू से ख्याल रखा कि किसी तरह का कष्ट ना होने पाए। साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई और हैट। एक बार मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहनेंगे, जिसमें सीटी और कंधे पर सितारे लगे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल होती है। 100 के 150 का रहा होगा, दिया खरीद कर। तीसरे दिन ही खोंच लगा लाए। पत्नी डांटने डपटने लगी। हाँ, मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, क्या समझेगा अभी। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया, घर पर मास्टर लगवाया सो अलग। क्या मजाल, खाने पीने में कोई कोताही रही हो। घी, दूध, मक्खन, अंडा, जैम, जेली सब कि भैया इससे ब्रेड खा लो, बेटे उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गाकर खिलाओगे तो गाना गा के खिलाया। बेटे ने कहा कि मुर्गा बनकर खिलाओगे तो मुर्गा बन के खिलाया। जैसे बेटा खाए, जैसे खुश रहे। केजी में भर्ती करवाया, तभी से सवारी, पहले रिक्शा, फिर स्कूल की बस, उसके बाद साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल चली होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। 9वीं की 10वीं में पढ़ रहे थे उस वक्त। बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल और चला लो, तब दे देंगे, मगर नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, वो भी बजाज। चलाओ भाई, गाय को कोई साथ रह जाए। दी लाकर 3000 के कितना चेक भरा। मुश्किल से 2 साल चलाया हुआ कि बोले मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों भाई, स्कूटर में क्या गया, कुछ नहीं, मुझे नहीं पसंद। तबीयत तो आई कि एक खटाखन टाप दे खींच कर, लेकिन चुप रह गए। जवान लड़के पर हाथ भी नहीं चला सकते। ठीक है, लो मोटरसाइकिल लो। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से ले जाने लगे। शुरू में 3-4 दर्जे तक चवन्नी अठन्नी, तब रुपया, और 8वें की 9वें से तो जो चाहा मां से झटक लिया। कभी 5, कभी 10। बीए में तो बकायदा बैंक अकाउंट खुलवा कर दिया।
कि साहबजादे बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना, जमा करना सब सीख ले। कपड़ों का ये हाल कि 8वें दर्जे तक तो स्कूल की ड्रेस चली, 2-2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर काले रोज के लिए, दूसरे सफेद पीटी शू। उसके बाद तो फिर 9वें में पहुंचते ही आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, वो भी मामूली नहीं, बाटा की लिबर्टी के। ये भी नहीं कि एक जोड़ी, 2-2, 3-3। गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं, शादी होनी थी सो मैंने कर दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 1000-1200 घर में दे दिए, नहीं तो उसकी बला से। उसको तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस। घर क्या हुआ, होटल ठहरा। 9 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठते ही बेड टी और अखबार। उसके बाद साहब बाथरूम में कंगा, शीशा, क्रीम, पाउडर सब अंदर निपटाकर बाहर निकलेंगे। निकलते ही कपड़े कहाँ हैं, जूते किधर हैं, और साहब तैयार, लाइए खाना दीजिए। घोड़ा तक रातिब खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, लेकिन यहां एक निगाह थाली पर और दूसरी घड़ी पर, जो ठूसते बना पेट में ठूसा और जूता चरमराते बाहर गैलरी में। मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकालकर एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर। इसके बाद साहब घोड़े पर सवार, फट फट। और साहब 1 2 3 अब रात में लौटेंगे 10 की 11 बजे। कितनी बार कहा कि भाई दफ्तर से एक बार घर में आ जाया करो, फिर भले चले जाओ। आजकल का जमाना देखो, खुलेआम दिन दहाड़े लूट मार के केस होते रहते हैं। एक्सीडेंट का यह हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 2-4 मौतें ना होती हों। दिमाग में तरह तरह के डर बने रहते हैं। और फिर मेरी बात एक बार छोड़ भी दो, कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का तो ख्याल करो। 2.5 साल का है, बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता है। जब पूछो पापा कहाँ है, कहेगा ऑफिस गए। ऑफिस ना गया हो साला, जेल गया हो कि बिना जमानत के छूटे बेचारे आए कैसे। मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कट गई। बीवी बच्चों को मेरे बाद परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए रिटायर होने के पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाया। दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े हैं। चेहरा काला पड़ गया था। बालू, मोरंग, गिट्टी, ईंटा, चूना, लोहा, लकड़ी, कभी कुछ तो कभी कुछ। चले जा रहे हैं भागे, क्या भूख और क्या प्यास। शरीर आधा रह गया है। क्या मजाल के साहब कहीं चले जाएं, क्रीज न बिगड़ जाएगी पतलून की। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर दिया। ठीक है भाई, मैं हूं ना भाग दौड़ करने के लिए, तुमको क्या जरूरत। तुमको तो अलग कमरा चाहिए रहने के लिए, लो अलग कमरा। मकान बना ही इसीलिए, तुम ही लोगों का है। लेकिन भाई मकान तो देखरेख भी मांगता है। अब 10 साल बने हो गए और फिर आजकल सब सामान तो साला 2 नंबर का मिलता है। सीमेंट 1-2 नंबर की, मोरंग में मिट्टी, बालू में कचरा। सो भाई टूट फूट तो लगेगी ही। अब ये जीने के नीचे जो प्लास्टर निकल रहा है, अभी 1 महीने तक वित्ता भर उखड़ा था, अब 1 हाथ हो गया। अब मुझसे तो बुढ़ापे में होता नहीं। कितनी बार कहा कि किसी दिन चले जाओ, बाजार से एक राज मजदूर पकड़ लाओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट बालू जो लगे वो ले आओ, जहां जहां टूट फूट है ठीक करा लो। लेकिन नहीं, साहब बहादुर ने इस कान से सुना और उस कान से बाहर। चलो भाई माना कि इसमें कुछ मेहनत पड़ेगी कि आधा दिन का वक्त लगेगा। फाटक में ताला मारने में कौन मेहनत लगती है, लेकिन नहीं, ये भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से ही पी 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 करेंगे। कोई जाकर फाटक खोले तो साहब बहादुर फट फट करते मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे। वाह, ये भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से ही पी पी करेंगे।
है कोई जाकर फाटक खोले तो बहादुर फटफट करते मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे। गैलरी से सीधे पोर्टिका में जाकर रुकेंगे। जिसकी गरज हो वो फाटक बंद करे। 2-1 बार तो रात भर खुला पड़ा रहा। गनीमत है कि कोई उठाकर कुछ नहीं ले गया। फाटक तो फाटक, एक बार तो कमरे का दरवाजा रात भर खुला रहा। मैं सुबह चिड़ियों को दाना देने उठा तो देखता क्या हूं, कबूतर के डहने की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े हैं। मैं तो समझा कि आज लंबी चोरी हो गई है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कि कुछ गया नहीं। पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रहती है। पूरे आंगन में पानी ही पानी हो गया। यही हाल पंखा बिजली का है। चल रहा है पंखा तो चल रहा है, जल रही है बत्ती तो जल रही है। कोई वहां बैठा है या नहीं इससे क्या मतलब। कूलर तो गर्मियों में 24 घंटे चलता रहता है। एक बार तो यहां तक हुआ कि साहब बहादुर बीवी बच्चे समेत सिनेमा गए, कूलर चलता छोड़ गए, बाहर कमरे में ताला। सो ये भी नहीं कि कोई और बंद कर दे। क्यों भाई, ये कूलर क्यों चलता छोड़ गए थे। मैंने पूछा तो बोले बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटा भर इंतजार करे कि ठंडा हो। ठीक है भाई, जो तुम कहो सो ठीक, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो ये जानता हूं कि आधी जिंदगी बिना कूलर की काटी। बिजली ही नहीं थी घर में तो कूलर कहां से होता। और अब भी इस कूलर फूलर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मजे से खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क कर सोता हूं बस। कलक ये होती है कि बिला वजह बिजली का तिगुना चुगना बिल भरा जाता है, वो भी टाइम से आता कहां है। अब पिछली बार क्या हुआ, पूरे साल का बिल 12,000 का बनाकर भेज दिया। मैंने कहा कि ठीक करा लो नहीं तो बत्ती कट जाएगी। बोले इसमें NR लिखा है, यानी रीडिंग के बिना ही बिल आ गया है, इसलिए बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी से कह दिया है कि अगली बार ठीक होकर आ जाएगा, लेकिन अगली बार आया तो 17,000 का। मैंने सोचा इस तरह तो घर की कुड़की ही हो जाएगी। गया इस बुढ़ापे में बिजली कंपनी, घंटों लाइन में लगा रहा, धक्के खाए। इस बाबू के पास नहीं उस बाबू के पास जाइए, जेई साहब से मिलिए। जेई साहब हैं कि गूलर का फूल हो गए हैं, सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो कल आइए। किस्सा कोता 10-15 दिन की भागदौड़ के बाद 9,500 का बिल बना, वो भी 10,000 का एक फिक्स्ड पड़ा था, जिसे तुड़वा कर भरा, नहीं तो बिजली ही कट जाती। बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया और नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब। जब तक टंकी खाली नहीं हो जाती बहेगा। किचन का नल 1 महीने से बह रहा है। टोंटी की चूड़ियां मर गई हैं, सो इस्तेमाल के बाद उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है। अब लाख कपड़ा बांधो भाई, पानी की धार भला रुकेगी उससे। यह नहीं होता कि एक नई टोंटी खरीद लाएं और इंच लेकर बदल दें। बेत की कुर्सियों में कीले निकल आई हैं, जो बैठता है उसी के कपड़े फट जाते हैं। सो कपड़े फटना मंजूर है, ये नहीं होगा कि प्लास लेकर सारी कीले निकालकर फेंक दें, उसकी जगह तार से कसकर बांध दें। छीनी, हथौड़ी, रिंच, प्लास, पेचकस सब लाकर मैंने रखे थे, लेकिन सब पता नहीं कहां चले गए। वक्त पर कोई चीज मांगो तो मिलेगी नहीं। आंखें ढूंढ ढांड कर सब औजार बक्से में बंद करके रखे। तब बचे कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर में, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, वो भी इसलिए कि रोज बंद होता है, और ताले पता नहीं कहां गुम हो गए। 2-4 तो मुझे कबाड़ में पड़े मिले। मैंने पूछा कुंजी कहां है इसकी, तो जवाब मिला ये तो ऐसे ही कितने दिनों से बिना कुंजी के पड़े हैं। बहुत हल्ला किया मैंने, लेकिन कुंजी ढूंढे नहीं मिली। आखिर ताले वाले के पास ले जाकर नई कुंजियां बनवाई मैंने। मुश्किल से 5 रुपयों में सब ताले ठीक हो गए, लेकिन नया ताला लेने जाओ तो 30 रुपये से कम ना आएगा। मगर यहां एक बार कह दिया ताले खराब हो गए तो हो गए, फेंको सबको, जरूरत पड़ेगी तो फिर नए आ जाएंगे। पैसा बर्बाद हो तो हो। मेरे हाथों जब तक राशन आया बाजार की मिल का आटा कभी नहीं खाया। देख पसंद करके बढ़िया गेहूं के 68 की किसी भी अच्छी क्वालिटी का लाता था। अब देखो बाथरूम के फ्लश की टंकी 3 महीने से चू रही है। जितनी देर सीट पर बैठो बगल में पानी टपका करता है। 10 मर्तबा टोक चुका हूं कि किसी प्लम्बर को बुलाकर दिखा दो।
ना हो तो नई टंकी लगवा लो। सीट पर बैठो तो सिर पर पानी टपकता रहता है, दीवार में पानी भरता है सो अलग, लेकिन किसे फुर्सत है। ठीक है भाई, जो हो रहा है होने दो, कौन मुझे अपने साथ ले जाना है। बरस 2 बरस की जिंदगी और रह गई है, किसी न किसी तरह से कट जाएगी। पापा ना शर्तिया सठिया गए हैं। रिटायर होने के 6-8 महीने बाद तक तो ठीक रहे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया है। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज्यादा नाराज तो मुझसे रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो, जबकि आज तक मैंने कभी उनकी किसी भी बात पर, चाहे कितनी ही बुरी लगे मुझे, पलट कर जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी नाराजगी तो उनकी इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधा घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है। सड़कों पर लूटमार और कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जल्दी आने से क्या बच जाऊंगा मैं। एक्सीडेंट होना होगा तो होके रहेगा, बल्कि देर से आने में तो फिर भी एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक का इतना रश नहीं रहता जितना ऑफिस छूटने का समय होता है। रही लूटमार की बात, सो दिन दहाड़े होती है। रात में तो फिर लूटने वाला सोचेगा इस वक्त सन्नाटे में इतनी बेफिक्री से चला जा रहा है, इसके पास क्या होगा, हाँ जाने दो। वैसे भी आप बताइए, दफ्तर से सीधा घर आकर क्या करूं? उनकी झाड़ सुनूं, आटा पिसवाऊं, सब्जी लाऊं, इसी में सारी जिंदगी बिता दूं? दुनिया भर मिल का पिसा हुआ आटा खाती है, ISI ब्रांड, बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झकलड़ाए। कहते हैं ये आटा नुकसान करता है। मिलों में पिसने से पहले गेहूं का सारा सत्त निकाल लिया जाता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता, आंतों में चिपक जाती है, कई कई दिन तक चिपकी रहती है। अरे सारी दुनिया खा रही है, उसकी आंतों में नहीं चिपकती, इनकी आंतों में चिपक जाती है। सब्जी दरवाजे ली जाती है, उस पर भी नाराज। कहते हैं ठेले पर बासी सब्जी मिलती है। अब बताइए भला ऐसा होने लगा कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे सब्जी वाले कर चुके धंधा। हाँ, ये मानता हूं कि पिछली शाम की या सुबह की सब्जी हो सकती है, सो सारी दुनिया खाती है। मैंने तो नहीं देखा कि खेत पर खड़े होकर कोई अपने सामने सब्जी तुड़वा करके लाता हो। लेकिन नहीं, जिद है कि वक्त से घर लौटो। अब मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों 12-12 बजे तक शर्मा अंकल के दरवाजे बैठे शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए। 3-3, 4-4 बार बुलाने जाता था मैं, तब उठते थे। बिगड़ने लगते थे सो अलग। यही नहीं, माँ बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके घर पर पपलू की फ्लश खेला करते थे। 2-1 बार तो पूरी तनख्वाह हार गए। कितनी बार तो पी करके लौटते थे, बिस्तर पर उल्टी कर देते थे। लेकिन अपना वक्त किसको याद रहता है। अब क्या क्या बताऊं। माँ तो यहां तक बताती है कि बरेली ट्रांसफर पर गए थे तो वहां बगल में कोई कपूर रहते थे, LIC में एजेंट थे, उनकी पत्नी पर फिदा थे। जब देखो तब उनके यहाँ बैठे रहते थे। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय के क्या कहने, आपके हाथ की तली पकौड़ियां वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते थे, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला। BA MS क्या था वो, हाँ BA MA तक सूट टाई नहीं पहनी, जैम जैली का नाम तक नहीं सुना था। माँ यानी मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगाकर दे देती थी, वही खाकर पढ़ने चला जाता था। तो भाई आप ये ताना किसे मार रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। सही बात तो ये है कि वो जमाना और था। उस समय जैम जैली होती ही नहीं थी तो खाते क्या। जीन्स या जैकेट का चलन ही नहीं था, सो पहनते कैसे। यही गनीमत थी कि घर से खाकर जाते थे। न सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते ही थे, और पहले पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पड़े होते, लंबी सी चुटिया रखे, लंगोटी हाथ लगाए, हाथ में डंडा कमंडल लिए घर घर भीख मांगकर आटा लाते, तब 2 रोटी मिलती। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मकान बनवा दिया। 100 बार ये बात कह चुके हैं। मेरा ख्याल है शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाने के बाद इतनी बार ये बात न दोहराई होगी। लेकिन भाई ठीक है, अगर आपको इससे संतोष मिलता है तो आप जाप कीजिए, दिन भर इस बात का जाप कीजिए। लेकिन उनका महज ये मतलब नहीं है कि मकान बनवा दिया। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि मकान बनवाकर मेरे ऊपर एहसान किया है।
अब अगर मैं पलट कर कह दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए तो बिगड़ उठेंगे। बाबा तो किराए के मकान में रहते थे ना, वो तो नहीं बनवा गए आपके लिए। आपने बनवाया, ठीक किया। आप भी ना बनवाते तो मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवाता, और अगर न बनवाया होता मकान आपने तो क्या सड़क पर रह रहे होते हम लोग? सारी दुनिया क्या आपके अपने बनवाए मकान में ही रहती है? खैर, अब मकान बन गया तो बन गया, गिर तो जाएगा नहीं। हाँ, 10 साल हो गए हैं बने, तो थोड़ी बहुत टूट फूट जरूर लगी रहेगी। सो हर मकान में होती है, लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर कहीं उखड़ा देख लेंगे तो 100 बार टोकेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक में 25 बार उसका मुआयना करेंगे। और यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बचा करके देखेंगे कि कहीं पोला तो नहीं पड़ रहा। जिद पकड़ लेंगे कि मिस्त्री पकड़ कर लाओ, मजदूर पकड़ कर लाओ, फौरन ठीक कराओ। गोया कि दुनिया का सबसे जरूरी काम बलिष्ठ भर का ये प्लास्टर ठीक करना ही है। इतनी फुर्ती तो मैं समझता हूं पुरातत्व विभाग वाले भी बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक इमारतों को ठीक कराने में भी ना दिखाते होंगे। चलिए साहब, ये तो प्लास्टर है कि जल्दी ठीक ना हुआ तो गिर जाएगा, और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेंगी, परसों पूरी दीवार गिर पड़ेगी। लेकिन मकड़ी का जाला लगने से तो मकान नहीं गिर पड़ेगा। मगर नहीं साहब, किसी भी कोने अंतरे में जाला दिख गया तो पूरा मकान सिर पर उठा लेंगे। अब पत्नी भी क्या करे हैं? सुबह उठते ही खटकने लगती है, सबके लिए चाय बनाए, बच्चे की देखभाल करे, खाना पकाए, टिफिन तैयार करके, कपड़े धोए कि बांस लिए जाला साफ करती फिरे। मां से तो नहीं हो सकता, वो वैसे भी गठिया से मजबूर है। एक बार घर में एक चूहिया दिख गई, फिर क्या था, जिद पकड़ कर बैठ गए कि चूहेदानी खरीद कर लाओ। लाया भाई मैं, लेकिन 15 दिन तक चूहिया पकड़ में नहीं आई। 16वें दिन एक चूहिया फंसी। अब समस्या ये है कि इसे छोड़ा कहां जाए। नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे छोड़ो तो झगड़ा करने लगे। आखिर मोटरसाइकिल पर चूहेदानी रखकर 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ले जा करके छोड़ा। दूसरे दिन फिर एक चूहिया दिख गई, पता नहीं वही थी या दूसरी। मुझसे बोले, कहां छोड़ा था? मैंने खींचकर कहा, जहां छोड़ा था वहीं छोड़ा था। अब की पकड़ में आए तो आप खुद छोड़ाइएगा। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे, उस चक्कर में दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रियर। पूरे 8 रुपए 12 आना की लाया था, 25 रुपए मिठाई दिए थे। छिपकली तो पता नहीं कहां चली गई, पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब इनको कौन समझाए कि छिपकलियां इस देश में हैं तो हैं, ये जाने वाली नहीं है। खैर चलिए, मान लिया कि बहुत मेहनत करके छिपकली को एक बार आप भगा भी देंगे, लेकिन झिंगूर का क्या करेंगे हैं? वो तो कंबल से दिखाई भी नहीं देता, किसी दराज की सुराख में बैठा बोल रहा है, लेकिन उससे भी इनको शिकायत है। अब कौन बताए इनको कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झिंगूर घुस चुका है। कौन थी इनको, वो कौन थी फर्स्ट लेडी उस वक्त, मैडम बुश की रीगन। रात भर नींद नहीं आई उसको। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगूर ढूंढने में जुट गया। तब कहीं 3-4 घंटे की मुतवातिर मेहनत के बाद पकड़ में आया। सो इतना प्रबंध तो भैया मैं कर नहीं सकता कि 150 आदमी झिंगूर पकड़ने में लगा दूं। इधर कुछ दिनों से एक नया फिक्रा इजाद किया है कि ये घर नहीं है, कबाड़ खाना है। अरे भाई, कौन सा ऐसा घर है, वो भी हिंदुस्तान में, जहां 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना हो। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले हैं। टीन के एक बड़े से बक्से में पता नहीं क्या क्या भरे रखे हैं, नट बोल्ट, कील, पेंच, तार, जाली, पुरानी कब्जे, बिना ताले की चाबियां और न जाने क्या क्या। सड़क पर चलते कहीं कोई लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली, कुछ भी पड़ा दिख गया, उठा करके ले आएंगे और अपने बक्से में बंद कर लेंगे कि कभी काम आएगा। एक और बक्से में हर तरह के औजार रखे हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रेंच, प्लास, छेनी, हथौड़ी तक। एक छोटी आरी भी ले आए हैं कहीं से, उसे भी उसी में बंद किए हैं। एक बार संख्या गए तो घर में खोजबीन कर 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। कहने लगे कि इन तालों की चाबियां कहां हैं। अब चाबियां कहां से लाए? बाबा आदम के जमाने के ताले पता नहीं कब से खराब पड़े होंगे। लेकिन नहीं, जिद पकड़कर बैठ गए कि जब ताले घर में आए हैं तो उनकी चाबियां भी आई होंगी।
कौन कहता है नहीं आई होंगी, लेकिन चीजें खोती भी तो हैं, कहीं खो गई होंगी, मगर वो जिद पकड़े रहे। एक तरफ से सबको हलकान कर डाला, पूरे एक सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चला, लेकिन चाबियां नहीं मिलनी थी सो नहीं मिली। मगर ये कहां हार मानने वाले हैं, बाजार जाकर चाबी बनाने वाले से चाबियां बनवा कर लाए, तब चैन पड़ी। तब से सारे ताले सहेज कर अपनी अलमारी में रखे हैं। मशीन में तेल डालने वाली कुप्पी पा गए हैं कहीं से, उसमें कड़वा तेल भरे रखते हैं। हर छठे सातवें दिन सारे तालों में तेल डाल डालकर उन्हें धूप में दिखाते हैं। यही नहीं, सारे खिड़की दरवाजों के कब्जों, सिटकनियों और कुंडों में तेल डालते फिरते हैं। जो भी दरवाजा खोलता है उसके कपड़े में तेल लग जाता है। मगर किसकी मजाल जो इनसे कोई कुछ कह दे, कहे तो सुने कि सिर पर नहीं उठा कर ले आऊंगा मैं, मरूंगा तो ये सब यहीं छोड़ करके जाऊंगा, तब जो समझ में आए करना, मुझे अपनी आंखें बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए हलकान होता रहता हूं। सो भाई, किसी ने कहा आपसे हलकान होने को? जब इस बात का एहसास है कि सिर पर उठाकर नहीं ले जाओगे तो क्यों फंसे हो इस मोह माया में? भगवत भजन में मन लगाओ, सुबह शाम 1-2 घंटा बैठ के रामायण की या गीता का पाठ करो। मगर नहीं, रात रात भर उठकर टहलते हैं, हर खिड़की दरवाजा ठोक बजाकर देखते हैं कि बंद है कि नहीं। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो दूसरे दिन सुबह सुबह सारा घर सिर पर उठा लेंगे। चोरी हो जाती तो? अब उन्हें कौन बहस करे कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर के डाकू पूरी योजना बनाकर कॉल बैल बजाकर शान से आते हैं, सीने पर पिस्तौल रखकर सामान ले जाते हैं। अभी वो 1 महीना भी नहीं हुआ, इसी कॉलोनी में रात के 11 भी नहीं बजे होंगे, भसीन साहब के यहाँ डकैती पड़ी थी। डाकू पूरा ट्रक साथ लेकर आए थे, रात भर सामान लगता रहा, सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट करके चले गए। भसीन साहब पूरे परिवार सहित घर में थे, सबको रस्सियों से बांधकर मुंह में कपड़ा ठुसा दिया था। सुबह जब मेहरी आई तब चिल्पों मची, लेकिन इनको कौन समझाए, इनका बस चले तो रोशनदान तक में ताला डलवा दें। हद होती है किसी चीज की भी। इधर पिछले कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाल ली है। सुबह उठते ही रसोई में घुस जाएंगे, रोटियां वाला डिब्बा खोलकर उसे रोटी निकालकर मीस कर पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे कि चिड़िया आकर खाएंगी। चलिए भाई, खिलाइए रोटी, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन इसमें भी फजीयत खड़ी होने लगी। रोटी अगर एक से ज्यादा बची तो ये कि इतनी सारी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, और अगर एक भी नहीं बची तो ये कि चिड़ियों को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं बचती। अब बताइए साहब, इसका कोई इलाज है? इसी को कहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी मुझको तो मीन मेघ निकालनी ही है, तुम भैया जो भी करो। आखिर हार कर इनकी झाए झाए बंद करने की गरज से मैंने पत्नी से कहा कि एक रोटी कटोर दान में छोड़कर बाकी किसी बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया करो। मगर साहब, इनकी निगाह से चीजें कहां बचने वाली हैं? ये तो सुबह उठते ही जैसे सारे घर की तलाश लेने लगते हैं। आखिर एक दिन फ्रिज में छिपाकर रखी गई रोटियां इन्हें दिख गई। अब ये शिकायत तो पीछे पड़ गई कि इतनी रोटियां क्यों बची। नई शिकायत ये पैदा हो गई कि मुझसे बात छिपाई जाती है ताकि मैं कुछ ना कहूं। करो बर्बाद जितना करना है, पेट काट काट कर मैंने एक गृहस्थी जोड़ी है, उड़ाओ सब मिलकर, लुटाओ दोनों हाथों से, फूंक डालो सब कुछ। अजब अजब आदतें बना ली हैं। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फटी तहमत पहने नंगे बदन बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं। इसी तरह सौदा लेने चले जाएंगे, कुछ कहो तो कहेंगे गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, वही पहने पहने विलायत गए थे, वहां के राजा के साथ बैठकर खाना खाया था। अब कीजिए बहस, क्या कर सकते हैं? गर्मी भर 2-2 कूलर चलते हैं, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर खुले में लेटेंगे, वो भी बान की चारपाई पर। 3-3 फोल्डिंग है घर में, लेकिन उस पर नहीं लेटेंगे, बान की चारपाई पर ही लेटेंगे, वो भी बिना कुछ बिछाए। पानी भी भिगोकर नंगे बदन पड़े रहेंगे। कोई देखे तो यही कहेगा कि घर का नौकर होगा, तभी तो बेचारा बिना बिस्तर के पड़ा है। अब एक और कमबख्त सवार रहती है, एक और खबत सवार रहती है। अब बिजली बेकार ना हो भाई, इससे कौन असहमत हो सकता है? ये तो सरकार भी कहती है। रेडियो दूरदर्शन पर विज्ञापन आते हैं,
लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आदमी बेडरूम से टॉयलेट जाए तो बत्ती पंखा बंद करके जाए, कि घंटी बजने पर बाहर निकल कर देखने आए तो कमरे की बत्ती गुल करके जाए। लेकिन इनका यही मतलब है कि 1 सेकंड भी बत्ती बेकार न जले। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने वाला पता नहीं क्या पकाने वाली बाहर कमरे में सब्जी काटने बैठे तो वहां की बत्ती गुल कर दे, फिर चाहे वहां बिल्ली टहले या छिछुंदर। बाथरूम की बत्ती खुली देखेंगे तो दरवाजा खोलकर झांकने लगेंगे कि कोई अंदर है या ऐसे ही बत्ती जल रही है। जहां भी कोई बत्ती जलती देखी और किसी को वहां नहीं पाया, फौरन बत्ती ऑफ। पंखा चलता देख लिया कहीं और किसी को आसपास नहीं पाया, फौरन बंद कर देंगे। एक बार क्या हुआ, पानी की मोटर खुली रह गई। अब पता नहीं किसने खोली थी, बहरहाल रह गई तो रह गई। मगर नहीं साहब, क्यों रह गई? हफ्तों इंक्वायरी करते रहे, बस चलता तो जांच कमीशन बिठा देते। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों में उस दिन खामा खा का बखेड़ा खड़ा कर दिया। बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही थी। कास्ट आयरन के पुराने जमाने की टंकी, कहीं हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आखिर मैं भी इसी घर में रहता हूँ। लेकिन अलादीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं कि घिसा किचिन हाजिर, बोलिए आका क्या हुक्म है, टंकी ठीक करनी है भाई, लीजिए हो गई। प्लम्बर को पकड़ कर लाना होगा, वो देखेगा तब बताएगा कि क्या गड़बड़ी है। इसी में मरम्मत हो जाएगी कि बदलनी पड़ेगी। 100-200 बार मैं जा चुका था, लेकिन ये प्लम्बर आप जानते हैं छोटे मोटे कामों के लिए तो आसानी से राजी होते नहीं। 100 बार दाढ़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करके आएंगे। वैसे ऐसे कोई आफत भी नहीं थी। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो। और इस सब की भी क्या जरूरत है, दूसरा टॉयलेट भी तो है घर में, उसको इस्तेमाल करो तब तक। मगर नहीं, हो गई खबर सवार इनको कि टंकी ठीक होनी ही है। सो इस बीच किसी दिन टीवी पर एम सील का कोई विज्ञापन देख लिया, बस फिर क्या था, बांधी तहमत और बाजार जाकर खरीद लाए एक पैकेट। घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर, तभी जाने क्या हुआ, स्टूल पर से पैर फिसला कि भगवान जाने क्या हुआ, नीचे आ गिरे। 3 दिन से अस्पताल में पड़े रहे। एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना पड़ा। लोहे की रॉड डाली जाएगी तब चलने फिरने लायक रहेंगे। कम से कम 15,000 का फटका है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीए दोनों से लोन अप्लाई कर दिया है, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे, बेचूंगा। और रास्ता भी क्या है। आज इनको मरे पूरे 6 महीने हो गए हैं। आज ही के दिन लगभग इसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और क्या निकली बाहर, लाश। डॉक्टरों का तो कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी इसीलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने हार्ट फेल हुआ कि कोई कह रहा था बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी जिससे होश ही ना आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा था। उसका कहना भी ठीक ही था कि हार्ट पहले से चेक काहे नहीं कर लिया, अगर हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के थिएटर में काहे ले गए, पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो ना होता ऑपरेशन, उठ बैठ ना पाते, यही तो होता, जिंदा तो रहते। सबने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना ना छोड़ता वो डॉक्टर को। फंड से कि जाने कहां से तो पैसा निकाल कर फीस भरी बेचारे ने, पूरे 10,000 गिना कर रख लिए, तब ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्हें। डॉक्टर का जल्लाद हैं सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया था। पता नहीं कितने छींटे पानी के मारे लोगों ने, कोई इंजेक्शन भी दिया शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे हैं कि जिसको जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फायदा, मौत पर किसी का बस आज तक चला है कि आज ही चलेगा। यह तो हम इतना जानते हैं कि जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है मौत उसको वहीं घसीट के ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। और कहावत भी तो कही गई है ना, वो का हिले रोजी बहाने मौत, नहीं तो ना मरा वो विज्ञापन देखते टीवी पे
और ना ही वो स्टूल लेकर बाथरूम में टंकी ठीक करने जाते। अरे जहां इतने दिनों से बह रही थी ससुरी, कुछ दिन और बहती रहती। लेकिन मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहते रहते थे कि तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा, और मैं कहती अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम का मुझे रान बनाना चाहते हो? ऐसे पूरे कर्म किए होंगे तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी, नहीं तो औरत की मरजाद इसी में है कि सधवा मरे, मांग में सिंदूर और पांव में बिछुए पहन कर चिता पर चढ़े, नहीं तो औरत की जिंदगी अकारत है। और वो कहते ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल औरतों के मरने से आदमी को ज्यादा कष्ट होता है, आदमी के मरने से औरत को उतना नहीं होता है। अब तुमको काहे की चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। तुम मर जाओगे तो मुझे कौन पूछेगा? अब पिंटू को ही देख लो, एको बात मानता है मेरी? इतनी बार कहा वक्त से घर आ जाया करो, घर की जिम्मेदारी समझो, सुनता है भला मेरी? मैं समझाती अरे तुमको क्या करना है, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चीटी चिड़िया चुगाओ, अरे सुबह शाम बाहर टहलने निकल जाया करो। पोता बड़ा हो रहा है, उसे बिठाकर का खागा, ABCD पढ़ाओ। बस एक ही चिंता उनको खाए जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, इस कान से सुनता, उस कान से निकाल देता। कितनी साध से उन्होंने मकान बनवाया था, जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे में हुक उठती थी। अरे मैं समझाती रहती थी कि मकान में टूट फूट तो लगी ही रहती है। वो कहते टूट फूट लगी रहती है ये तो सही है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। अरे पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, चलो खुद से ना ध्यान दे, मेरे कहने से तो ध्यान दे। मेरी उम्र हो गई है, अब इतना काम नहीं होता मुझसे, जल्दी थक जाता हूं मैं कहती अरे नहीं होता तो चुप्पे बैठो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। अब पिंटू अभी जवान है, क्या समझे दुनियादारी। और जवानी में कोई किसी चीज की परवाह करता है? तुम करते थे कि तुम्हारा बेटा करेगा। अरे उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के बीच बैठकर गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उनको तो यही चिंता खाए जा रही थी कि अभी से पिंटू का ये हाल है तो आगे भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे माया मोह भी बढ़ रहा था, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी में ऐसा होता है, उस बीमारी में आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। जो भी हो, ऊपर से तो कभी कुछ पता ही नहीं कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज हो जाता। पिंटू को भी अफसोस है कि ना शक्कर की बीमारी का पता चला पहले से और ना ही दिल की कमजोरी के बारे में किसी भी डॉक्टर ने कुछ बताया। कि छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर को दिखाने तो जाते ही थे, उसको बताना चाहिए था कि नहीं? ससुरी पहले पता चल जाता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझको तो लगता है कि महंगाई खा गई उनको। हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है भला आजकल। अरे रिटायर हुए थे तो कितने खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में यारों दोस्तों ने ढेर सारे प्रेजेंट दिए थे। रिक्शे पर लते फते घर लौटे तो बोले चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग घर तक पहुंचाने आए थे, सभी कह रहे थे कि आज तक किसी को रिटायरमेंट पर इतने प्रेजेंट नहीं मिले जितने इनको मिले थे। दूसरे ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए और क्या कहते हैं गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी, और मुझसे बोले लो रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। अरे मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते, हफ्ते में 2 बार तो खुद जाकर गोश्त लाते और मुझसे कहते खूब गला कर पकाना, मसाला जरा कम डालना, मसाला नुकसान करता है ना। मैं बनाकर देती तो कितने शौक से बैठकर खाते, कहते जवानी तो झींकते पीती, बुढ़ापे में आराम करूंगा। भगवान की दुआ से इतनी पेंशन मिल जाती थी कि किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। पिंटू एक बार ना भी दे एको पैसा घर में तो भी राम जी की कृपा से कमी ना होगी। लेकिन क्या बताए कमी होने लगे, धीरे धीरे चीजों के दाम डेढ़े दूने तिगुने हो गए।
घर का खर्च जो 2,500-3,000 में पहले चल जाता था, अब 5,000 भी कम पड़ने लगे। सो एक एक करके खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुआ, फिर गोश्त और अब फल। सुबह जहां दही जलेबी, ब्रेड, मक्खन और अंडे का नाश्ता होता था, वहां बेचारे नमकीन पूरी खाने लगे। बाद में तो नाश्ता ही करना छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा भी कि पूरी पराठा अच्छा ना लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा या मक्खन मंगा दिया करें। बस बिगड़ उठे, बोले बच्चा हूं क्या मैं, और तुम क्या समझती हो इस हमारे नाश्ता नहीं करता मैं। अरे इस बूढ़े शरीर को और चाहिए क्या, कुछ भी खा लूं मैं, इस शरीर में कुछ लगने वाला नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में जितना कम खाए उतना ही ठीक। एक बार तो कपड़ों के बारे में भी मैंने कहा कि ना हो तो खद्दर भंडार से ही 2-4 कुर्ते पजामे ले आओ अपने लिए। क्या अच्छा लगता है तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो। अब इतना टोटा भी नहीं है पैसों का कि नंगे उघारे बैठे रहो। अरे मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, तब बोले अब इस तन को और क्या चाहिए, कफन चाहिए सो कोई ना कोई डाल ही देगा। क्यों ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालते हो। मैंने कहा तो बोले मैं और अब ज्यादा न जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या 1 साल। बताओ ये भी कोई बात हुई। सो वो तो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा, और कमरे में कुर्सी पर बैठा अखबार की न जाने कौन कोई किताब लिए पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने उसको कहा कि शाम को थोड़ा घूम फिर आया करो, कहीं दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, लेकिन क्या मजाल के दफ्तर के अलावा कहीं चला जाए। हाँ, दूसरे तीसरे दिन थैला लटका कर सब्जी जरूर लेने जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले घोसी घर पर दे जाता था तो उसे मना कर दिया, कहने लगा अरे तुम इसमें पानी मिलाते हो। बात सही भी थी, अब दूध दूध लगता है, 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है। मिल का पिसा आटा लाना भी बंद कर दिया है। महीने 2 महीने पर बाजार से खुद ही गेहूं ले आता है, मैं बीन पर छोड़ देती हूँ। पहली बार उसने देखा तो बहू को बिगड़ने लगा कि चौधराइन बनी बैठी हो और मम्मी गेहूं बना रही है। बहू तुरंत भाग कर आई बेचारी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, इसी बहाने थोड़ा हाथ पांव चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो पकड़ ही रखा है ससुरी। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ, रात में ना सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि सारी बंद ही है कि नहीं। और बाथरूम की वो मरी टंकी तो पहले ही बदल गई, रसोई नल में भी नई टोटी लगा दी है। कहीं कोई फालतू बत्ती जल रही होगी या पंखा चल रहा होगा। अब तो लगा बहू पर बिगड़ने कि पैसा का पेड़ में लगता है, और जो बेकार में बिजली फूंकी जा रही है सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अरे अभी कल परसों की ही तो बात है, रात में कुछ खटपट हुई तो मेरी आंख खुल गई। देखती काहूं कि दरवाजों के कुंडे से टिकनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। अरे मैंने देखा तो मेरे मन अंदर से कांप उठा भाई कि वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे, इसको क्या होता जा रहा है। हे भगवान दया करना, रक्षा करना हमारी पिंटू की। तो दोस्तों देखा आपने, जो पिता अपने बेटे को हर काम के लिए टोकता रहता था और बेटा उन सब कामों को करना समय की बर्बादी समझता था, अंत में पिता की मृत्यु के बाद कितनी आसानी से उन्हीं सब बातों का अनुसरण करने लगता है जो उसके पिता करते थे।